डियर स्टूडेंट, यह हमारे साल 2020 का लास्ट वीडियो कैप्चर है। चूँकि काफ़ी देर हो गई है तो आज इसको हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो यह वीडियो 2020 का लास्ट वीडियो कैप्चर्ड है और ईयर 2021 का पहला वीडियो है। इस कोरोना महामारी में हमने अपने स्कूल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए YouTube प्लेटफॉर्म का चयन किया, जहां पर हमें एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया। हमारे स्कूल के स्टूडेंट व्यूअर के रूप में मिल गए और उनका हमें भरपूर सहयोग मिला। इस सहयोग के कारण जितने भी हमारे YouTube के वॉरियर्स थे उनको हमने 8 महीने में ही YouTube के जितने भी वॉरियर्स थे उसको हमने अप्रैल से लेकर के दिसंबर में कंप्लीट कर लिया। जैसे कि 2000 सब्सक्राइबर, 4000 पब्लिक वॉच आवर, जितने फीचर्स मिलते हैं उसको हमने इसी साल कंप्लीट कर लिया है और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। इसमें आप सभी का बहुत सहयोग रहा है। इसमें आप सभी का बहुत ही सहयोग रहा है और उसके लिए हम आभारी हैं। इसी दौरान जो हम लोग के विद्यालय के पूर्व छात्र थे या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, वो हमसे कहे कि आप जावा लैंग्वेज पर वीडियो सीरीज़ बनाइए। तो हमने भी उनको ये वादा किया कि हम वीडियो सीरीज़ बनाएंगे जो कि जावा लैंग्वेज पे आधारित होगी। इसके लिए हमने एक पोल भी आयोजित किया था जिसमें अधिक बच्चे जावा की डिमांड किए थे और बहुत कम बच्चे C++ की डिमांड किए थे। जावा लैंग्वेज के कारण यह हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है काफ़ी स्मूथ हो गया है, काफ़ी इन्हांस हो गया है। जो हम आजकल इंटरनेट का रूप देखते हैं उसमें जावा का एक इंटीग्रल रोल है। अगर जावा नहीं रहती तो हमारा इतना अच्छा वेब नहीं रहता। जावा लैंग्वेज के लिए हमने एक किताब का चयन किया था। जावा लैंग्वेज पढ़ाने के लिए हमने एक किताब का चयन किया है जिस किताब को हम लोग सन 2000 में जिसको हम लोग सन 2000 में NIIT में फैकल्टी के रूप में पढ़ाते थे। वही किताब हमारे पास है। उसी के आधार पर हम जावा लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं और यह जावा लैंग्वेज कोर जावा होगा जिसमें हम कोर लैंग्वेज पढ़ेंगे। उस समय JDK 5 चलता था और यह किताब पूरी तरह से JDK 5 पर डिपेंडेंट है। JDK 5 कंपेटेबल है। हालांकि वर्तमान में JDK का 15 वर्जन चल रहा है जिसे आप ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद से दूसरा वीडियो हम देंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में जावा को इंस्टॉल करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे और कैसे रन कराएंगे। उसके बाद से हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। उसके बाद से जो चौथा वीडियो आएगा उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन OOAD पढ़ेंगे, जिसमें एक साइंटिस्ट हैं ग्रेडी बुच ने, जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग को रीडिफाइन किया है। अगर आप ग्रेडी बुच के इस नए कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छा होगा। इस वीडियो को उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा। चूँकि इसके पहले के जितने भी वीडियोस थे वो हमने स्कूल स्टूडेंट के लिए बनाए थे, तो वहाँ पर हम अपने बच्चों से किसी तरह की अपील नहीं किए थे, आग्रह नहीं किए थे। लेकिन हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। यह वीडियो हम स्कूल से बाहर के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। हम रिव्यू करेंगे कि आप लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है। उसके आधार पर आगे हम वीडियो बनाना तय करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का सही सहयोग मिलेगा। आप हमारे वीडियो को अन्य छात्रों को देंगे, शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। तो चलिए हम जावा लैंग्वेज का पहला वीडियो सीरीज शुरू करते हैं। यह जावा लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन वीडियो है और जावा के इंट्रोडक्शन को भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जावा एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस बहुत सारी बातें जावा से जुड़ी हुई हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें जावा की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। आज हम आपको जावा लैंग्वेज से परिचय कराएंगे। इस परिचय के क्रम में
हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जावा का भी एक रोचक इतिहास है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि जावा लैंग्वेज के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जावा एप्लीकेशन, जावा के प्रोग्राम कितने प्रकार के होते हैं, और फाइनली हम एप्लेट और एप्लीकेशन में अंतर पढ़ेंगे। हालांकि लास्ट टॉपिक बीच में ही कवर हो जाएगा। चलते हैं जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ते हैं। जावा लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड वाइड वेब। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कोर वेब होता है। जावा इज वेब सेंट्रिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित होते हैं। अभी हमने कहा द कोर ऑफ जावा लैंग्वेज इज वेब। जावा का भीतरी भाग वेब होता है। जैसे किसी मनुष्य के बॉडी का कोर कंपोनेंट हार्ट होता है, उसी तरीके से जावा का कोर कंपोनेंट वेब होता है। जैसे आप लोग आम खाते होंगे, आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, गुठली को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से भी कुछ निकलता है जिसे आप आम का बीज कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे बोलते हैं कोर ऑफ द मैंगो। तो वह मैंगो का कोर कंपोनेंट है। हार्ट हमारी बॉडी का कोर कंपोनेंट है। उसी तरीके से जावा का कोर वेब होता है, और जावा लैंग्वेज में हम वेब से आधारित प्रोग्राम बनाते हैं। इंडोनेशिया की एक कंपनी थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। अब वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी बिक चुकी है और उसको ओरेकल ने परचेज कर लिया है। सन माइक्रो सिस्टम के चीफ प्रोग्रामर थे जेम्स गोसलिंग, और 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसके चीफ प्रोग्रामर थे जेम्स गोसलिंग, दूसरे मेंबर थे माइक शेरिडन, और तीसरा जो नाम आता है वह पैट्रिक नॉर्टन का आता है। 1991 में जो लैंग्वेजेस चलती थी, उसके पहले जो लैंग्वेजेस अवेलेबल थी वह सूटेबल नहीं थी जिसके द्वारा हम किसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इंटरनेट के साथ जोड़ सकें। हम लोग 1992 में कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया, और उस समय जो कंप्यूटर पढ़े होते थे वही कंप्यूटर चलाते थे। आजकल नॉन लिटरेट कंप्यूटर भी कंप्यूटर चलाते हैं। इस समय तो जो कंप्यूटर नहीं भी पढ़े रहते हैं वो कंप्यूटर चलाते हैं, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट GUI बेस्ड हो गया है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड हो गया है। 1991 में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसके द्वारा हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इंटरनेट के साथ जोड़ सकें। उस समय हम लोग गाना भी नहीं सुन सकते थे, कंप्यूटर के माध्यम से हम कोई फिल्म भी नहीं देख सकते थे, मूवीज भी नहीं देख सकते थे। उस समय जब हम लोग पढ़ाई शुरू किए तो जो पहली लैंग्वेज हमारे सामने आई थी वो थी बेसिक लैंग्वेज, जिसे GW बेसिक कहा जाता है। GW का फुल फॉर्म होता है ग्रे वाइट बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उस समय जो ऑल पर्पज लैंग्वेज का बूम था, जो लर्निंग पर्पज के लिए यूज किया जाता था, वो था बेसिक लैंग्वेज, जिसे GW बेसिक कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये तो बेसिक लैंग्वेज है तो GW क्यों जोड़ा गया है? तो GW इसलिए जोड़ा गया है कि इसमें ग्रे और वाइट, उस समय जो मॉनिटर आते थे वो कलर मॉनिटर नहीं आते थे, बहुत कम कलर मॉनिटर आते थे। जो नॉर्मली अच्छे मॉनिटर होते थे वो ग्रे स्केल होते थे, तो ग्रे वाइट उसमें जोड़ा गया है। तो उस लैंग्वेज के माध्यम से हम किसी सॉन्ग का ट्यून क्रिएट कर सकते थे, जैसे नागिन ट्यून क्रिएट कर लेंगे या अन्य कोई ट्यून क्रिएट करके हम ट्यून बजा सकते थे, गाना नहीं सुन सकते थे। तो 1991 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कोई लैंग्वेज थी नहीं, तो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट का गठन हुआ सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1991 में, और यह सन माइक्रो सिस्टम इंडोनेशिया की एक कंपनी थी।
इसका इनिशियल नाम दिया गया ओएक। चूंकि यह सन माइक्रो सिस्टम इंडोनेशिया की कंपनी है और इंडोनेशिया में एक आयरलैंड है जिसका नाम है जावा, जो कि विश्व का चौथा आयरलैंड है, तो बाद में ओएक का नाम बदल करके उसका ओएक जावा कर दिया गया। ग्रीन प्रोजेक्ट का असाइनमेंट हुआ 1991 में, 3 साल बाद यह लैंग्वेज बन करके तैयार हुई 1994 में। और जब जावा का फाइनल टेस्टिंग हो रहा था तो एक काफ़ी बार में हो रहा था, काफ़ी बार में ही सारे टीम मेंबर्स थे और वहीं पर इसका फाइनल प्रेजेंटेशन हुआ। चूंकि इंडोनेशिया में जावा एक आयरलैंड है और इंडोनेशिया में जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं उसे जावा कहा जाता है, और इस लैंग्वेज का फाइनल टेस्टिंग एक काफ़ी बार में हुआ था, इसलिए इसका नाम ओएक जावा कर दिया गया और बाद में ओएक भी हटा दिया गया और जावा कर दिया गया। आप देखते होंगे जावा के लॉगिन में एक प्लेट रहती है और कप रहता है और उसमें से भाप निकलता है, यानी कि कॉफ़ी की वो प्लेट है, और इसका आइकन कॉफ़ी का ही चयन किया गया। 1991 के बाद से इसी बीच में एक GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र रिलीज हुआ जिसका नाम था मोज़ेक। मोज़ेक वो पहला ब्राउज़र है जो कि GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र था, और उस समय मोज़ेक के आने के बाद से जितने भी नॉन प्रोग्रामर थे जो प्रोग्रामिंग नहीं करते थे, अभी हमने बताया कि जो पहले कंप्यूटर पढ़े होते थे वही कंप्यूटर का संचालन करते थे, अन्य कोई कंप्यूटर नहीं चला सकता था। लेकिन इस GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र के आने के बाद से जो नॉन प्रोग्रामर थे वह भी इंटरनेट एक्सेस करना शुरू किए। जावा टीम का यह ऑब्जेक्टिव था, यह रियलाइजेशन था कि हमारा यह लैंग्वेज, हमारा यह प्रोग्राम जो इस लैंग्वेज में बनेगा वह इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेटवर्क, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर। जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं और उसके बाद से किसी गेम को अपने मोबाइल में खेलना चाहते हैं तो उस समय पता चलता है कि यह गेम आपके मोबाइल के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप मायूस हो जाते हैं। तब आप जावा गेम ढूंढते हैं। जिस गेम को आप खेलना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, अगर वह आपके डिवाइस के साथ कंपेटेबल नहीं है तो ऐसी दशा में उस मोबाइल का आपको जावा वर्जन चाहिए। जावा वर्जन अगर आप मिल जाए तो आप आसानी से किसी भी मोबाइल में उस गेम को खेल सकते हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खेल सकते हैं, क्योंकि जावा के एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेटवर्क होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर जावा वर्जन मिल जाएगा तो उसके सामने किसी तरह की बाउंडेशन नहीं रहती है कि इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, वो कहीं भी रन कर जाते हैं। तो जावा यानी कि ओएक टीम का यह रियलाइजेशन था कि हमारे इस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट हो, कहीं भी रन करे, किसी तरह की लिमिटेशन इसके सामने नहीं आए। तो जावा के एप्लीकेशन लो कॉन्फ़िगरेशन पे भी रन कर सकते हैं और हाई कॉन्फ़िगरेशन पे भी रन कर सकते हैं। जावा लैंग्वेज के आने से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, टेलीविज़न था, टेलीफोन था, रेडियो था, इन सबको इंटरनेट से जोड़ा जा सकता था और जोड़ा गया, और इंटरनेट से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जुड़ करके एक नया मार्केट क्रिएट किए जिसे हम स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं। 1991 या उसके पहले कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो कि सूटेबल हो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। उसके पहले जो लैंग्वेजेस थी वो बेसिक था, C++ था, C था, पास्कल था। इन लैंग्वेजेस के माध्यम से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को स्मार्ट नहीं बना सकते थे, इंटरनेट से उसे जोड़ नहीं सकते थे। जो जेम्स गॉसलिंग थे वो सन माइक्रो सिस्टम के चीफ प्रोग्रामर थे। सन माइक्रो सिस्टम ने 2 बड़े इन्वेंशन किए, एक तो जावा इन्वेंशन किया और दूसरा एक DBMS सॉफ्टवेयर रिलीज किया जिसे आज भी हम प्रयोग करते हैं MySQL के नाम से। उस समय DBMS के रूप में एक कंपनी थी ओरेकल, उसका ओरेकल प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर था
और ओरेकल कंपनी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एक तरह से कहा जाए तो बादशाह था, यानी कि किंग था। ओरेकल कंपनी का ओरेकल उस समय काफ़ी पॉपुलर था और काफ़ी कॉस्टली आता था, और उस ओरेकल को रन कराने के लिए आपको जिस मशीन की आवश्यकता पड़ती थी वो भी काफ़ी कॉस्टली थी। चूँकि उसके डीबीएमएस काफ़ी पहले से महंगे बिकते थे, तो ओरेकल के पास पैसा बहुत था, और उसी के इक्विवेलेंट सन माइक्रो सिस्टम ने MySQL का इन्वेंशन कर दिया, जो कि फ्री थी और फीचर ओरेकल के इक्विवेलेंट था। तो सभी लोग MySQL का प्रयोग करने लगे। ऐसा देख करके ओरेकल कंपनी घबरा गई, उसका मार्केट बंद होने वाला था। चूँकि उसके पास पैसा था बहुत अधिक, इसलिए उसने सन माइक्रो सिस्टम को ही परचेज कर लिया। अब आपको जावा ओरेकल से मिलेगा, MySQL ओरेकल से मिलेगा। उस समय जो सन माइक्रो सिस्टम के चीफ प्रोग्रामर थे वो जेम्स गोसलिंग थे, और ग्रीन प्रोजेक्ट के भी चीफ मेंबर थे। जावा एप्लीकेशन या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से कैपेबल थी कि वह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशन के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं या जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं वह एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। जैसे टेलीविज़न का जो मेनू आता है वह इलेक्ट्रॉनिक होता है, वहीं से हम सेटिंग कर लेते हैं। आजकल वॉशिंग मशीन आता है, उसमें भी एक डिजिटल स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन से ही हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। फोटोस्टेट मशीन में भी एक एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है। हमारा पूरा सिस्टम डिजिटल नहीं होता, उसका एक पार्ट डिजिटल होता है। आजकल मोटरसाइकिल में भी डिजिटल स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर होते हैं, कार में भी हमारे ये सारे डिजिटल होते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसका सब सिस्टम डिजिटल हो उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जावा लैंग्वेज के पास यह पावर थी जो अपने एप्लीकेशन को नेटवर्क पर इम्प्लीमेंट कर सके और वहाँ पर नेटवर्क की पावर दी जा सके। जावा लैंग्वेज के आने के बाद से ही वायरलेस नेटवर्क का पावर बढ़ा और हम वायरलेसली किसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कंट्रोल कर पाते थे। जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सकते थे, चाहे वो कितना भी लो कॉन्फ़िगरेशन का हो, चाहे कितना भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का हो। जावा में जो एप्लीकेशन बनते हैं उसका 80% हिस्सा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और उसका 20% हिस्सा उस प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेटवर्क, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो अगर हमारे पास जावा एप्लीकेशन है तो हमारे पास कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा मोबाइल है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जावा के एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल होते हैं। उसके पास किसी तरह की लिमिटेशन नहीं होती है, वो किसी भी मशीन, किसी भी डिवाइस, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन कर सकते हैं। जावा लैंग्वेज के आने के बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य भी डिवाइसेज स्मार्ट हो गई, उन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल करना आसानी से शुरू कर दिए थे। इस दौरान जावा के इन्वेंशन के बाद जितने भी प्रोग्रामर थे वह जावा पर मूव कर गए और जावा के लिए डेवलपमेंट करने लगे। चूँकि जावा के प्रोग्राम वेब बेस्ड होते थे तो सारे प्रोग्रामर जावा पे मूव कर गए और धीरे धीरे यह जावा काफ़ी पॉपुलर हो गई। इसके पहले के जो लैंग्वेजेस थे सी लैंग्वेज और C++, जो AT&T बेल लेबोरेटरीज में अमेरिका में इन्वेंट हुए थे और उसका जो आईडी देता था और उसका जो आईडी होता था वो बोरलैंड इनकॉर्पोरेशन देता था। उनके सामने एक समस्या आ गई कि उसके सारे प्रोग्रामर छोड़ करके जावा की तरफ मूव कर गए। तो इसको कैप्चर करने के लिए, जावा को डाउन करने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज का इन्वेंशन किया जिसका नाम दिया C#। उसको हम C# से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर एक कोई आगे निकल गया, काफ़ी आगे निकल गया, तो उसका पीछा करना काफ़ी मुश्किल होता था। इसलिए जावा काफ़ी आगे निकल गई थी और उसको पीछे से कैप्चर करना और उसको पीछे से पकड़ना मुश्किल था, इसलिए C# उसे पकड़ नहीं पाई और धीरे धीरे यह जावा लैंग्वेज हमारे इंटरनेट का
एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। बिना जावा के हम इंटरनेट की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज भी हम बिना जावा के इंटरनेट की कल्पना नहीं कर सकते। अगर जावा है तो नेट, अगर जावा है तो वेब है, अगर जावा नहीं है तो वेब नहीं है। तो इसके बाद से जावा का नाम ओएक का नाम, और इसके बाद से ओएक का नाम बदल गया और ओएक जावा कर दिया गया, और बाद में ओएक शब्द भी हटा दिया गया और उसे केवल जावा किया गया। अब हम पढ़ते हैं कि जावा के फीचर्स क्या क्या होते हैं। जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि यह बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं। सी के भी बारे में कहा जाता है, C++ के भी बारे में कहा जाता है, GW बेसिक के भी बारे में कहा जाता है। यहाँ तक कि आजकल आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के बारे में भी कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि यह एक कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके भी फीचर में कहा जाता है कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड लर्न। वैसे जावा भी एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, क्योंकि इसके पहले जो भी लैंग्वेजेस पॉपुलर थी, जैसे सी लैंग्वेज पॉपुलर था, C++ पॉपुलर था, वैसे यह भी एक सिंपल लैंग्वेज थी क्योंकि इसके कोड हमारे C++ और सी लैंग्वेज से मिलते जुलते थे। अगर आपने सी पढ़ा है और C++ पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में क्लास शब्द यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रहा है, इनकैप्सुलेशन यूज हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, रीयूजेबिलिटी यूज हो रहा है, इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, तो वह प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाता है। लेकिन जावा तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा के कोड क्लास से ही शुरू होते हैं, इसलिए जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। इसको यहाँ समझना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जो डिफरेंट क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मान लीजिए या बैंकिंग सिस्टम मान लीजिए। बैंकिंग सिस्टम में जितने आजकल काउंटर्स हैं वहाँ कंप्यूटर द्वारा काम होता है और वह कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े रहते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर साइड रन करता है। एक एप्लीकेशन बनेगा जिसे हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, अन्य किसी कंप्यूटर पे उसे नहीं डिप्लॉय करेंगे, और एक एप्लीकेशन बनेगा जो कि क्लाइंट साइड रन करेगा। तो उस एप्लीकेशन को जितने भी क्लाइंट होंगे उन पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम कॉम डिकॉम मॉडल बोलते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जो वेब सर्वर पर डिप्लॉय किए जाते हैं उन्हें हम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, और ऐसे एप्लीकेशन जो डिफरेंट क्लाइंट के कंप्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऐसे को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी एक सर्वर होगा जहां एक प्रोग्राम रन करता होगा, वह कॉम है, और जितने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के काउंटर्स हैं उन पर जो कंप्यूटर है वहां पर जो एप्लीकेशन रन करते हैं उन एप्लीकेशन को सारे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कॉम और डिकॉम, ऐसे एप्लीकेशन जो सर्वर पे रन हो, ऐसे एप्लीकेशन जो सारे क्लाइंट पे रन हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। यहाँ समझना होगा, जितने भी कंपाइलर लैंग्वेजेस होते हैं उसमें हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि मेनली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और कंपाइलर उसे वन गो में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट कोड द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। हम जो प्रोग्राम बनाए हैं उससे हमें आउटपुट नहीं मिलता। हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो कंपाइल्ड होती है और नई फाइल बनती है ऑब्जेक्ट फाइल, और उस ऑब्जेक्ट फाइल द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ ध्यान देना है, लास्ट टॉपिक को देख लीजिए, बाइट कोड। जावा लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो कंपाइल होता है, तो जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है
जावा में उसका नाम बदल गया है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को बाइट कोड बोलते हैं। जो हम सोर्स कोड लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कन्वर्ट होकर के ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, तो जावा में उसे बाइट कोड बोलते हैं। और बाइट कोड से हमें आउटपुट मिलता है। तो जावा का सोर्स कोड कंपाइल्ड होगा, बाइट कोड क्रिएट होगी, और जब बाइट कोड द्वारा हमें आउटपुट लेना होगा तो बाइट कोड इंटरप्रेट होगी। ट्रांसलेशन में कंपाइलेशन होगा और रिजल्ट लेने में इंटरप्रेशन होगा। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। और लास्ट है बाइट कोड। बाइट कोड हमने बताया जो हमारा सोर्स कोड कंपाइल होकर के ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को जावा में बाइट कोड कहा जाता है। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ जावा में पोर्टेबल। जावा के एप्लीकेशन पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल यानी कि किसी भी डिवाइस पे रन करते हैं। अभी हमने बताया कि जावा के एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेटवर्क, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल होते हैं। तो अगर एक एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स पे रन करे तो उसे हम पोर्टेबल बोलते हैं। एक नई चीज़ जिसमें कुछ नए फीचर्स हों और उसमें जो पुराने फीचर्स भी हों, उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। जैसे एक टेलीविज़न है, जो बड़ी टेलीविज़न आती थी, उसके बाद से जो नई टेलीविज़न आई जिसमें कुछ नए फीचर्स थे और जो पुराने फीचर थे वो भी एग्जिस्टिंग थे, तो इसलिए हम उसको पोर्टेबल कहते हैं। अगला है रोबोस्ट, जिसे हम रिलायबल भी कह सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं और वह एप्लीकेशन रन करता है और कभी कभी वह एप्लीकेशन क्रैश कर जाता है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आएंगे कि कभी रन करते हैं, कभी नहीं रन करते हैं, या कभी कभी क्रैश हो गए तो उसके बाद से कभी नहीं रन करेंगे। लेकिन जावा के एप्लीकेशन कभी क्रैश नहीं करते, किसी भी दशा में वो रन करते हैं, किसी तरह की क्रैशिंग की प्रॉब्लम नहीं आता है। जावा के एप्लीकेशन स्मूथली रन करेंगे, कभी क्रैश नहीं होंगे, इसलिए जावा एप्लीकेशन आर रोबस्ट और रिलायबल। तीसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सिक्योर। जब जावा का इन्वेंशन हुआ था तो यह कहा जाता था कि जावा के एप्लीकेशन में वायरस अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि जावा में स्ट्रांग टाइप चेकिंग होती है। आगे आप पढ़ेंगे स्ट्रांग टाइप चेकिंग। जावा का जब सोर्स कोड कंपाइल होकर के बाइट कोड बनता है तो उसके बाद से आउटपुट लेने के लिए इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करता है। जब भी वायरस किसी फाइल को अटैच होते हैं तो उसकी साइज को बढ़ा देते हैं। तो कंपाइलेशन के दौरान अगर उस फाइल की जो साइज है उस साइज में अगर परिवर्तन हुआ तो इंटरप्रेटर उस चेंजेस को देख लेता है, क्योंकि फाइल की साइज उस बाइट कोड में ऐड हो जाती है और अगर वो साइज मैच नहीं कर रही है तो इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि इसमें वायरस आ गए हैं और वह बाइट कोड रन नहीं करेगा। और जब वो रन नहीं करेगा तो उसमें लगे वायरस हमारे इस नए इन्वायरमेंट में स्प्रेड नहीं होंगे। इसलिए जावा के एप्लीकेशन को वायरस अटैच नहीं कर सकते। अगर अटैच करते हैं तो वो एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। अगर वो एप्लीकेशन रन नहीं की तो उसके वायरस फैलेंगे नहीं। इसलिए जावा के एप्लीकेशन सिक्योर फ्रॉम वायरस होते हैं। लेकिन यह जो हमारे हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, या जो वायरस बनाने वाले लोग होते हैं, यह मल पर्सन्स होते हैं। ये अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। दे हैव द साउंड नॉलेज अबाउट हिज सब्जेक्ट, लेकिन अपनी जानकारी का यह गलत उपयोग करते हैं। जावा के एप्लीकेशन जब फ्री फ्रॉम वायरस हो गए तो वायरस भेजने का उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा थ्रेड के माध्यम से, और नया टर्म आया थ्रेड। थ्रेड हम आपको समझाते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जिसमें कई सब एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिसके कई सब प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे वीडियो गेम मान लीजिए, नॉर्मली किसी वीडियो के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक एनिमेटेड इमेज होता है जो हमारे जॉयस्टिक या कीबोर्ड द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार मूव करता है।
जब वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचता है या किसी स्थान पर जाता है तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आती है और साथ ही साथ स्कोरिंग भी होता है। तो जो हमारे गेम होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट है, पहला एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, दूसरा बैकग्राउंड साउंड और तीसरा स्कोरिंग। एक गेम बना हुआ है जिसके 3 सब सिस्टम हैं जो एक साथ मिल करके काम करते हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में इंडिपेंडेंट। किसी के एग्जीक्यूशन में किसी का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट नहीं होता, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो साउंड आना है तो आएगी, साउंड आने में देर नहीं होगी और साथ ही साथ स्कोरिंग भी होगा। तो यह जो थ्रेड होते हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग एक साथ रन करते हैं और एक दूसरे के एग्जीक्यूशन को प्रभावित नहीं करते हैं। तो वायरस बनाने वालों ने थ्रेड के रूप में वायरस भेजना शुरू किया। अब हमारे जावा के एप्लीकेशन फ्री फ्रॉम वायरस नहीं रहे, जावा के एप्लीकेशन द्वारा भी वायरस अब फैलते हैं। अगला है हाई परफॉर्मेंस। जावा के एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है। जावा प्रोग्राम्स आर फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सी के प्रोग्राम को रन कराते हैं, अगर आप C++ के प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसमें जो समय लगता है उससे तेज़ी से हमारा जावा का एप्लीकेशन रन करता है, क्योंकि इसका जो बाइट कोड होता है उसका 80% हिस्सा ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और 20% तो उसको इंडिपेंडेंट बनाता है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेटवर्क, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम हार्डवेयर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है मल्टी थ्रेडिंग। अभी हमने एक गेम का उदाहरण दिया जिसमें कई सब प्रोग्राम रन करते थे और जावा में उसको थ्रेड कहा जाता है। हम गेम जैसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके बहुत सारे थ्रेड होंगे मिल करके एक साथ रन करते हैं। आगे हम जावा में पढ़ेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं, यानी कि गेम जैसे एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायनामिक। जावा के एप्लीकेशन डायनामिक होते हैं। डायनामिक शब्द यहाँ समझना होगा। जब किसी लैंग्वेज के डेवलपर्स पैकेज बना करके लैंग्वेज के साथ प्रोवाइड करते हैं और उन पैकेज का यूज़ करके हम अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कल जो प्रोग्राम हमने बनाया उसमें किसी पैकेज के कोड का यूज़ किया और आज उसमें कुछ परिवर्तन हो गए, कुछ नए नए फीचर्स ऐड हो गए या जो एग्जिस्टिंग फीचर थे वो इम्प्रूव हो गए, तो जब जावा के प्रोग्राम रन करेंगे तो नए चेंजेस के अनुसार अपने आप रन करेंगे। इसमें रन टाइम पैकेज का रिफ्रेशमेंट होता है। अगर ओल्ड मॉड्यूल के अनुसार प्रोग्राम बनाए हैं उसके बाद से नया मॉड्यूल आ गया है, नया पैकेज आ गया है और आपका प्रोग्राम पुराना है तो रन करते समय नए पैकेज के अनुसार रन करेगा। रन टाइम में यह नए फीचर्स और पैकेज में हुए चेंजेस को रिफ्रेश कर लेता है, इसलिए जावा के एप्लीकेशन डायनामिक इन नेचर होते हैं। तो जावा के जितने फीचर हैं उस फीचर को ध्यान में रखते हुए सन माइक्रो सिस्टम ने जावा का एक कंप्रेस या कंपोजिट डिफिनीशन दिया है जिसको कि आपको नोट कर लेना चाहिए। जावा इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, कंपाइल्ड, रोबस्ट, सिक्योर, आर्किटेक्चर नेचुरल यानी कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनामिक लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। जावा के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जावा के प्रोग्राम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह जो वर्तमान कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है यह तब तक चलेगा जब तक कंप्यूटर में कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं आ जाती, यानी कि कृत्रिम सोच। जब कंप्यूटर मनुष्य की तरह सोचने लगेगा और काम करने लगेगा तो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाएगी और एक नए युग की शुरुआत होगी। जावा के एप्लीकेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपके दरवाजे पे कोई आकर के अपना थंब इम्प्रेशन देगा तो आपके घर में घंटी बजेगी और आप दरवाज़ा खोलेंगे। बैंक जाते समय हम आर्म्स लेकर के बैंक में नहीं जा सकते हैं।
अगर आर्म्स नहीं है तो हम बैंक में जाएंगे। बैंक में जाते समय हम अपना थंब इम्प्रेशन देंगे और हमारे खाते से मनी विड्रॉ हो जाएगी। ऐसे एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं और जावा की मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगला है वायरलेस पेन बेस्ड नेटवर्क। जावा के आने के बाद से हम नेटवर्क के पावर को इम्प्रूव कर पाए हैं और वायरलेसली हम इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गैजेट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। जावा के एप्लीकेशन के माध्यम से हम टेलीफोन के माध्यम से किसी मूवी का प्रीव्यू देख सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम टिकट बुक कर सकते हैं और एज ए टेलीफोन हम पर्सनल एटीएम का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम फ़ोन बैंकिंग भी कर सकते हैं या टेलीफोन बैंकिंग भी कर सकते हैं। जावा प्रोग्राम्स, वही टॉपिक कंटिन्यू है। जावा के एप्लीकेशन की मदद से हम नॉन जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि कैरेक्टर बेस्ड हो, ऐसे एप्लीकेशन जो डास मोड में रन करते हों। जावा लैंग्वेज के माध्यम से हम जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग है जिसमें हम जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगला है एप्लेट। जैसा शुरू में कहा गया कि ओरिजिन जावा का वेब होता है, तो जावा में हम ऐसे भी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि वेब पर रन करते हैं, www पे रन करते हैं, वेब पेज पे रन कर सकते हैं। जावा के ऐसे प्रोग्राम जो कि इंटरनेट पे रन करते हैं उन्हें हम अपलेट कहते हैं और जावा के इन अपलेट प्रोग्राम को हम HTML के साथ टैग करके जोड़ करके वेब पेज पे रन करा सकते हैं। अगला है सर्वलेट। जावा में हम ऐसे भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि सर्वर साइड रन करे। जावा प्रोग्राम के माध्यम से हम सर्वर की फंक्शनलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, उसे हम सर्वलेट कहते हैं। जावा के एप्लीकेशन जो वेब पे रन करे उसे अपलेट कहते हैं। जावा के एप्लीकेशन जो वेब सर्वर पे रन करे उसे सर्वलेट कहते हैं। जावा लैंग्वेज के माध्यम से हम पैकेज भी बना सकते हैं। जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो उस लैंग्वेज के लिए डेवलपमेंट करके जावा के साथ अपने लैंग्वेज के साथ उसे भेजते हैं। जैसे पाइथन में आप लोग लाइब्रेरी पढ़ते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को ग्रुप करके मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल को ग्रुप करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज को ग्रुप करके लाइब्रेरी बनाते हैं। उसी तरीके से नेम स्पेस, वेरिएबल, डॉक्यूमेंट कोड, डॉक स्ट्रिंग, इनको ग्रुप करके हम पैकेज बना करके जावा के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम नए नए पैकेज भी बना सकते हैं। तो यही था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से देखे होंगे। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देख करके और इसका लाभ उठाइए और हमारा सपोर्ट करिए, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े और हम जावा में आगे भी कंटिन्यू हो सकें। धन्यवाद।